हे गाइस, जय हिंद। सो गाइस, हम लोग ने जैसे पिछली बार आप लोग को याद होगा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे। एंड हम लोग ने पिछले लेक्चर में पोर्तुगीज़ के अराइवल और किस तरीके से इक्वेटर क्रॉस हुआ, क्या क्या काम हुए, पोर्तुगीज़ अराइवल में कौन कौन था, किस तरीके से उन्होंने हमारे इंडिया में फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करी, किस तरीके से वो क्या क्या ट्रेड करते थे, कहाँ कहाँ पर करी अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश, ये सब पढ़ा था। तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कि अ, आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने सीक्वेंस पढ़ा हुआ था पिछले लेक्चर में कि किस तरीके से जो कंट्रीज थी वो हमारे इंडिया में रीच करी थी। तो आपको याद होगा कि पोर्तुगीज के बाद जो सेकंड कंट्रीज थी विच रीच्ड आर इंडिया वर वर डच। ठीक है। डच बेसिकली जो कंपनी है दैट इज नेदरलैंड। ठीक है। जो डच है दैट इज नेदरलैंड। ठीक है। इट नेदरलैंड। तो ठीक है, इसके आगे 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 बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो द नेक्स्ट इज कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे इंडिया में आई तो क्या क्या काम हुए, कैसे कैसे काम हुए, ठीक है, कहाँ कहाँ पर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट करी एंड अदर थिंग। तो देखिए, सबसे पहले जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी दैट वाज फाउंडेड इन 1605। ठीक है। 1605 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड। ओके। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंड हुई थी, इट वॉज फाउंडेड इन 1605। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट फैक्ट्री थी दैट वाज इन मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब आप लोग को याद होगा, अगर आपने पिछला लेक्चर को अटेंड किया है तो आप लोग को पता होगा कि फैक्ट्रीज मतलब होता था एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पर कोई भी कंपनी अपने गुड्स को स्टोर करती थी। ठीक है। सपोज किसी कंपनी ने काफ़ी सारा गुड परचेज किया इंडिया से एंड इट इज़ अनेबल टू कैरी इट्स गुड एट वन टाइम। तो वो एक छोटी सी प्लेस पर उसको स्टोर कर देती थी, जिसको हम लोग कहते थे फैक्ट्रीज। ठीक है। तो उस फैक्ट्रीज में अपने गुड स्टोर कर देते और जब वापस आते थे तो ये लोग अपना जो ये गुड यहाँ पे स्टोर होता था इसको वापस अपनी कंट्री में ले जाके बेच देते थे। ठीक है। तो फैक्ट्री इज नथिंग अदर देन वेयर हाउस। ठीक है। फैक्ट्री और वेयर हाउस दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग बात नहीं है उनमें। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कौन कौन सी चीज़ों में ट्रेड करती थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी मैक्सिमम ट्रेडेड इन सॉल्ट पेट्रे, ठीक है, टेक्सटाइल एंड इंडिगो। ठीक है। अगर आप लोगों के बारे में और जानना हो तो एक बार गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों को बताने का कोई कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वी विल कवर अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो जिन चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी उन चीज़ को नहीं बताया जाएगा। ठीक है। अगर आप लोग को ज़्यादा क्यूरोसिटी हो तो आप लोग इस चीज़ को गूगल कर लीजिएगा, तो आप लोग इसकी पिक्चर्स मिल जाएंगी। बेसिकली कुछ कुछ बता देता हूँ, जैसे टेक्सटाइल आप लोग को पता होगा। ठीक है। इंडिगो आप लोग को पता होगा, इट इज़ अ क्रॉप, है ना। उसके बाद आगे हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे तो इंडिगो के लिए एक रिवोल्यूशन भी हुआ था। सो विल कवर इट लेटर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो डच ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट मैक्सिमम इसका जो ट्रेड सेंटर था या ये जो भी काम करती थी दैट वाज थ्रू इंडोनेशिया। ओके। इसके जितने भी काम थे सारे इंडोनेशिया से होते थे। ओके। इसके सारे काम जो थे वो इंडोनेशिया से होते थे। और इंडोनेशिया में इसका जो मेन सेंटर था दैट वाज बाटिया। देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड बाटिया। तो ये लोग बाटिया से ट्रेड करते थे। ठीक है। अगर सपोज करो उन्होंने कोई गुड खरीदा, डच ने कोई गुड खरीदा, तो वो डच पहले इस गुड को इंडिया से बाटिया लेके जाएंगे। ओके। पहले वो गुड बाटिया जाएगा एंड आफ्टर गोइंग टू बाटिया इट विल गो टू अदर प्लेसेस लाइक जहाँ भी इनको वो सामान बेचना होगा। ठीक है। तो इट इज़ लाइक अ मेन सेंटर, इट इज़ नॉट लाइक अ, इट इज़ अ मेन सेंटर। ठीक है। या फिर आप लोग कह सकते हो कि मेन सेंटर ऑफ ट्रेड वॉज बाटिया।
इसीलिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बाटवियन ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाटवियन ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज या डच ईस्ट इंडिया कंपनी इज ऑल्सो नोन एज, तो आप लोग कह सकते हो बाटवियन ट्रेड के नाम से भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के को जाना जाता था। ठीक है, तो अब अगर आगे मैं कभी बाटवियन ट्रेड रेफर करूँगा तो आप लोग समझोगे कि मैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी को रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि इन 1622, ठीक है, 1622 की बात है, तब एक मैसेकर हुआ था जिसमें डच ने 23 इंग्लिश मर्चेंट्स को मार दिया था। ठीक है, आप लोग को इस तरह जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि पेपर में जो जिस तरीके से क्वेश्चन आता है दैट इज कॉल्ड कि एमिलियानो मैसेकर क्या था या कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, क्या इतना अंदर बैटल क्या हुआ था और इतना जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो जितना नोट्स में है उतना पढ़ लोगे तो काफ़ी है। ठीक है, तो बेसिकली 1622 में 23 इंग्लिश मर्चेंट्स को डच ने मार दिया था एट अ प्लेस कॉल्ड एम्ब्रेनो। ठीक है, एम्ब्रेनो एक जगह थी इंडोनेशिया में, वहाँ पर डच ने 23 इंग्लिश मर्चेंट्स को मार दिया था। ठीक है, इसीलिए इस एम्ब्रेनो इसीलिए 1622 की जो डेट थी जब ये किलिंग हुई थी, इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज एम्ब्रेनो मसाकर। ठीक है, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, हमारे इंडिया में भी एक मैसेकर हुआ था, उस मैसेकर का क्या नाम था, मैसेकर कहाँ पर हुआ था, इसकी जानकारी आप लोग कमेंट्स में दोगे। ठीक है, ओके। एक मैसेकर हमारे इंडिया में भी हुआ था और काफ़ी पॉपुलर और बहुत दुखदाई हुआ था वो। तो आप लोग इसी कौन सा मैसेकर हुआ था और कब हुआ था, अगर आप लोग को कब हुआ था तो ये इसकी जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, बट नाम क्या था ये आप लोग को पता होना चाहिए और आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में देना। ठीक है, तो अगर सपोज करो आपको कोई आके थप्पड़ मार दे, ठीक है, तो आप उसका बदला तो लोगे ना। किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आप भी तो उसको पलट के थप्पड़ मारोगे ना कि क्यों मार दिया भाई, ऐसा क्या कर दिया, है ना। पूछ पाछ के अगर वो गलत हुआ तो आप लोग तो वापस थप्पड़ मारोगे। तो ऐसे ही हुआ इंग्लिश में भी। भाई इंग्लिश के 23 इंग्लिश मर्चेंट्स को डच ने मार दिया था। तो अगर 23 इंग्लिश मर्चेंट्स को डच मार देगा तो इंग्लिश भी तो बदला लेगा। तो इंग्लिश ने भी वैसे ही किया। तो इंग्लिश ने क्या किया कि डच के जो है डच के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है ना, इंग्लिश ने क्या किया, इंग्लिश ने डच के ऊपर अटैक कर दिया। इट वॉज इंग्लिश, इट इज डच। तो इंग्लिश अटैक्ड ऑन डच। ठीक है, तो जब इंग्लिश ने डच पे अटैक किया तो इस टाइम पे इसी चीज़ को कहा जाता है बैटल। ठीक है, या इस टाइम पे एक बैटल हुआ था, या इन दोनों की लड़ाई लड़ाई को जो हम लोग कहते हैं, हम लोग रिफर टू एज इट बैटल ऑफ बेदारा। ठीक है, बैटल ऑफ बेदारा हम लोग डच को कहते हैं, इंग्लिश वर्सेस डच की जो फाइट हुई थी, इट इज़ नोन एज बैटल ऑफ बेदारा, जिसमें डच हार गया था एंड इंग्लिश वन। ओके, तो अगर कोई बैटल हुई है और कोई हारा जीता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ट्रीटी भी साइन होगी, है ना, कि अगर कोई हारा है तो वो कुछ करेगा, कुछ जो जीती है वो भी कुछ करेगी। तो उस जब ट्रीटी साइन हुई तो ट्रीटी में ये निकला कि डच ने कहा कि आपके पास जितनी भी इंडिया में देखो क्या होता था उस टाइम पे कंट्रीज थी, तो हर कंट्री की कुछ ना कुछ छोटे छोटे वेयर हाउसेज हुआ करते थे। ठीक है, लाइक बताता हूँ, देखो जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले लो। ठीक है, इंडिया में इंग्लिश भी थे, इंडिया में पोर्तुगीज़ भी थे, इंडिया में डच भी थे, इंडिया में फ्रेंच भी थे, और इंडिया में डेन्स भी थे, है ना। तो ये सारी जो कंट्रीज थी ये इंडिया में एक पर्पस से थी एंड दैट वाज ट्रेड, है ना। ऐसे ही अगर आप दूसरी कंट्री लो, सपोज करो इट इज़ इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में भी इंग्लिश भी थे, डेन्स भी थे, फ्रेंच भी थे, डच भी थे, एंड अदर कंट्रीज आर इन द पर्पस ऑफ ट्रेड। तो उसी तरीके से सॉरी तो उसी तरीके से
इंडोनेशिया में कुछ डच की पोस्ट थी और कुछ इंग्लिश की पोस्ट थी, है ना। जैसे इंडिया में डच की पोस्ट भी थी और इंग्लिश की पोस्ट भी थी, ऐसे इंडोनेशिया में भी डच और इंग्लिश की पोस्ट थी। तो डच ने क्या कहा, डच ने कहा कि इंग्लिश को कहा, या डच वाले जो लोग थे उन्होंने अंग्रेजन से कहा कि आप ऐसा करो, आप हमारी जितनी भी इंडिया में पोस्ट है वो आप रख लो, और इंडोनेशिया में आपकी जितनी भी पोस्ट है वो हमको दे दो। मतलब कहने का साफ साफ मतलब ये है कि डच ने कहा कि आप इंडिया ले लो और हमको इंडोनेशिया दे दो, ठीक है। इंग्लिश की कोई भी ऐसी पोस्ट या वेयर हाउस नहीं था जो इंडोनेशिया में बचा था, और इंडिया में ऐसा कोई पोस्ट नहीं था जो डच का जो इंडिया में बचा था, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज जो थी वो आपस में ट्रीटी साइन करके अलग अलग हो गए। डच डच आ गए इंडोनेशिया में, जहाँ पर उन्होंने अपना जो ट्रेड था वो उसका चालू रखा, और इंग्लिश जो थे उन्होंने इंडिया में अपना ट्रेड चालू किया, ठीक है। तो आप देखो कि इंडिया में जितनी कंट्रीज थी उसमें से एक कंट्री तो चली गई, है ना। अगर आप देखो अब, तो डच तो चली गई, बाकी बची पोर्तुगीज, फ्रेंच, इंग्लिश, ये तीन कंट्रीज बची, ठीक है। तो यहीं तक था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला, ठीक है ना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा ही था। तो आप लोग को इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ये देयर आर 5 पॉइंट्स, सॉरी देयर आर 6 पॉइंट्स, जिनको आप लोग को याद कर लेना है। याद याद क्या करना है, 3-4 बार आप लोग चीज़ को पढ़ लेना, आप लोग को अपने आप ही चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं, एंड कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश, अराइवल ऑफ इंग्लिश, जिनको हम अंग्रेजन भी कहते हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारे देश में इतने टाइम तक रूल किया, है ना। तो कल एक अच्छा लेक्चर होगा, एंड आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं, ओके। ये जो 6 पॉइंट्स है आप लोग इनको रिवाइज करके आना, क्योंकि जब मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा तब आप लोग को ये चीज़ें कहीं कहीं पर आप लोग इन चीज़ों को रिलेट कर पाओगे कि हाँ किस तरीके से इंडिया की अराइवल हुआ, इंग्लिश चालू हुए, किस तरीके से सारा काम हुआ, ओके। सो we'll meet at the next lecture. Till then, okay. So till then, Jai Hind and Jai Hind and take care, ठीक है। और पढ़ते रहना, और जो भी चीज़ें हों उनको रिवाइज कर लो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लो, सो डैट जितने भी टॉपिक्स होंगे उनके आपको नोट्स, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन सब के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, एंड ऑल्सो थोड़े से और सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ, देन वी विल स्टार्ट पोस्टिंग द क्विज एज वेल, ठीक है, जिससे आप लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ोगे उन सबका आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपने आज डच पढ़ा, तो डच से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके क्वेश्चन टेलीग्राम पे एज अ क्विज बन के आएंगे, so that when you will attend them, you will have a clear uh, you will have a clear choose path, ठीक है। तो जब भी आप लोग उसको पढ़ोगे, तो आप लोग जब उसको दोगे तो आप लोग को अपने आप ही रिविजन हो जाएगा कि हाँ ठीक है मैंने ऐसा पढ़ा था। सो आप लोग को एक अच्छे से और बढ़िया सा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को जो स्टोरी सुनाई जा रही है यहाँ पर, या फिर जो आप लोग को स्टोरी से याद कर रहे हो, तो यू विल स्टार्ट रिलेटिंग इट, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ओके, एंड लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद।